India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, जातिगत भेदभाव को खत्म कर जाति निरपेक्ष व्यवस्था की मांग। सुप्रीम कोर्ट में महाकाल मंदिर की वीआईपी दर्शन याचिका खारिज, बरकरार रहेगा हाईकोर्ट का फैसला। दिल्ली में नाइट शेल्टर में बेबुनियादी सुविधाओं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, पूछा सुविधाओं का शॉर्ट टर्म प्लान। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में फीस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली सरकार ने मांगा वक्त, अगली सुनवाई 2 फरवरी को। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. उच्च शिक्षा संस्थानों को लेकर जारी की गई यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जहां इन नए नियमों को एक याचिका के जरिए चुनौती दी गई है, जिसमें जातिगत भेदभाव को खत्म कर जाति निरपेक्ष व्यवस्था की मांग की गई है। वकील विनीत जिंदल की ओर से दाखिल याचिका में यूजीसी रेगुलेशंस 2026 की धारा 3C को लागू करने पर रोक लगाए जाने की मांग करते हुए कहा कि इस नए नियम के अंतर्गत बनाई गई व्यवस्था में सभी जाति के व्यक्तियों के लिए लागू किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि नियम सामान्य वर्ग के लिए पूरा ही भेदभावपूर्ण और उनके मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले हैं। याचिका में कहा गया कि यूजीसी द्वारा अधिसूचित उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंध में नियम 2026 का एक प्रावधान भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है, क्योंकि यह सभी वर्गों को समान संरक्षण नहीं देता। याचिका में कहा गया है कि इन नियमों की आड़ लेकर सामान्य वर्ग से आने वाले छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ झूठी और दुर्भाग्यपूर्ण शिकायत भी हो सकती है। इस परिभाषा में कहा गया है कि जाति आधारित भेदभाव केवल SC, ST, OBC के साथ होने पर ही माना जाएगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति इन वर्गों से नहीं है तो उसके साथ हुआ उत्पीड़न कानून की नजर में गिना ही नहीं जाएगा। इसकी वजह से यह नियम सभी वर्ग के छात्रों को समानता का अधिकार नहीं है। याचिका विशेष रूप से नियम 3C को चुनौती देती है, जिसमें जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों तक सीमित कर दी गई है। याचिकाकर्ता वकील विनीत जिंदल ने कहा कि इस प्रावधान के मौजूदा स्वरूप के कारण उन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की शिकायत निवारण व्यवस्था या संस्थागत संरक्षण नहीं मिल पाता, जो इन श्रेणियों से बाहर होते हुए जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करते हैं। याचिका में दलील दी गई कि इस तरह की सीमित परिभाषा समानता के संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है और इसे गैर समावेशी बताया गया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि संबंधित प्राधिकरणों को इस प्रावधान को लागू करने या इसके आधार पर कोई कार्यवाही करने से रोका जाए। साथ ही ये भी मांग की गई कि जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को जाति निरपेक्ष और संविधान के अनुरूप बनाया जाए, ताकि जाति की पहचान की परवाह किए बिना भेदभाव का शिकार होने वाले सभी व्यक्तियों को संरक्षण मिल सके। याचिका में यह भी कहा गया कि यूजीसी नियमों के तहत बनाए गए समान अवसर केंद्र, इक्विटी हेल्पलाइन, जांच तंत्र और ऑम्बड्सपर्सन की प्रक्रिया सभी के लिए समान और भेदभाव रहित होनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने आग्रह किया कि जब तक नियम 3C पर पुनर्विचार नहीं हो जाता, तब तक इन व्यवस्थाओं को जाति निरपेक्ष रूप से लागू करने के निर्देश दिए जाएंगे। इसके अलावा याचिका में ये घोषणा करने की मांग की गई कि जाति की पहचान के आधार पर किसी व्यक्ति को शिकायत निवारण तंत्र से वंचित करना राज्य द्वारा किया गया अस्वीकार भेदभाव है
और यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) और 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उल्लेखनीय है कि यूजीसी ने ये नियम वर्ष 2019 में दायर जनहित याचिका के बाद तैयार किए। यह याचिका राधिका वेमुला और आबेदा सलीम तडवी द्वारा दायर की गई, जो क्रमशः रोहित वेमुला और पायल तडवी की माताएं हैं। रोहित वेमुला और पायल तडवी की कथित तौर पर अपने अपने विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव के कारण आत्महत्या हो गई। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूजीसी इन मुद्दों से निपटने के लिए नियमों का मसौदा तैयार कर चुका है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से निपटने के लिए एक मजबूत और प्रभावी व्यवस्था चाहता है। अप्रैल में कोर्ट ने यूजीसी को मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने और अधिसूचित करने की अनुमति दी थी। साथ ही याचिकाकर्ताओं और अन्य पक्षों को सुझाव देने की छूट भी दी गई। इसके बाद सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया। अंततः जनवरी 2026 में इन नियमों को अधिसूचित किया गया, जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में वीआईपी लोगों को प्रवेश की अनुमति के मामले पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि महाकाल के परिसर में कोई वीआईपी नहीं है, लेकिन इस तरह की याचिका दाखिल करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता का मकसद भी श्रद्धा नहीं लगता है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि मंदिर में किसे प्रवेश मिले यह तय करना कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मंदिर प्रशासन को ज्ञापन देने की सलाह दी, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ली। याचिकाकर्ता दर्पण सिंह अवस्थी के वकील विष्णु शंकर जैन, उन्होंने कहा कि वहां यह संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन की बात कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दी जाए या नहीं, ये दिशा निर्देशों पर निर्भर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता है, वह वीआईपी के आधार पर इस तरह भेदभाव नहीं कर सकता। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि गर्भगृह में प्रवेश के लिए सभी के लिए एक जैसी नीति होनी चाहिए। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति गर्भगृह में प्रवेश करता है तो उसे कलेक्टर की सिफारिश पर अनुमति दी जाती है। इस तरह तो अगर कोई और श्रद्धालु महाकाल जाता है तो उसको भी गर्भगृह में जाने और भगवान पर जल चढ़ाने का अधिकार है। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि उनका कहना सिर्फ इतना है कि या तो गर्भगृह में जाने का अधिकार सबको मिले या किसी को भी नहीं, सबके लिए नियम एक जैसा हो। सीजेआई सूर्यकांत ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि गर्भगृह में जाने की अनुमति दी जाए या नहीं, इसका फैसला करना कोर्ट का काम नहीं है। सीजेआई ने कहा, पहले आप कहेंगे कि मेरे पास भी गर्भगृह में जाने का अधिकार है क्योंकि फला व्यक्ति ने प्रवेश किया, फिर आप कहेंगे कि मुझे वहां मंत्र जाप करने का अधिकार है क्योंकि मेरे पास बोलने की आज़ादी है। तो इस तरह गर्भगृह के अंदर सभी मौलिक अधिकारों का दावा किया जाने लगेगा। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ये जो लोग याचिका दाखिल कर रहे हैं ये भी श्रद्धालु नहीं है, ये कुछ और चाहते हैं। अगस्त 2025 को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भी इस याचिका खारिज करते हुए कहा था कि गर्भगृह में कौन प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं, इसको तय करने का अधिकार उज्जैन के जिलाधिकारी और महाकाल मंदिर के प्रशासन की है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की याचिका पर सुनवाई की। दिल्ली के 2 पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद इसके पक्षकारों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को अगली तारीख के लिए टाल दिया। दरअसल केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने निचली अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया है। इसी मामले में निचली अदालत ने जारी समन को रद्द करने की मांग के साथ केजरीवाल और आतिशी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इससे पहले केजरीवाल और आतिशी को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता राजीव बब्बर की ओर से उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। जस्टिस
ऋषिकेश रॉय अब रिटायर्ड की अध्यक्षता वाली तत्कालीन बेंच ने अपने अंतरिम आदेश में इस बात पर जोर दिया था कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी को मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए पीड़ित व्यक्ति माना जा सकता है। इस सवाल पर गहरी जांच की जरूरत होगी। सितंबर 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500 के तहत अपराधों के लिए ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया था। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से बचाव का आरोप नेक इरादे से और जनहित में लगाए गए थे। इसे ट्रायल के दौरान साबित और स्थापित करने की जरूरत है। जस्टिस अनूप कुमार मेहदरिता की सिंगल जज बेंच ने कहा कि मौजूदा मामले में लगाए गए आरोप पहली नजर में मानहानि कारक हैं, जिनका मकसद भाजपा को बदनाम करना और कुछ समुदाय के करीब 30 लाख वोटरों के नाम हटाने के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराकर गलत राजनीतिक फायदा उठाता है। जस्टिस मेहदरिता ने आगे कहा कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने में किसी राजनीतिक पार्टी की शायद ही कोई भूमिका होती है, क्योंकि यह काम चुनाव आयोग को कानून के मुताबिक करने के लिए सौंपा गया है। मार्च 2019 में ट्रायल कोर्ट ने भाजपा दिल्ली यूनिट के अधिकृत प्रतिनिधि बब्बर की शिकायत पर केजरीवाल, अतिशी और सुशील कुमार गुप्ता के साथ मनोज कुमार को समन भेजा था। बीजेपी नेता बब्बर ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि आप नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में आरोप लगाया था कि बीजेपी के निर्देश पर बनिया, पूर्वांचली और मुस्लिम समुदाय के 30 लाख वोटरों के नाम चुनाव आयोग से हटा दिए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से ट्रायल कोर्ट के जारी समन में दखल देने से इनकार करने से नाराज होकर केजरीवाल और अतिशी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में फीस तय करने से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार 2 फरवरी तक टल गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि इस मसले पर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग हो चुकी है और अभी एक और मीटिंग होनी है। प्राइवेट स्कूलों ने दिल्ली सरकार के उस नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की है जिसमें उन्हें फीस तय करने के लिए कमेटी का गठन करने को कहा था। नए नियमों के मुताबिक फीस निर्धारण पर फैसला लेने वाली इस कमेटी में स्कूल प्रबंधन, सरकार के प्रतिनिधि के साथ अभिभावक भी शामिल होंगे। बता दें, पिछले दिनों हाईकोर्ट ने इस नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने 19 जनवरी 2026 को दिल्ली सरकार से दिल्ली स्कूल शिक्षा एक्ट 2025 को जल्दबाजी में लागू करने पर सवाल उठाया था। इस एक्ट का मकसद राष्ट्रीय राजधानी में प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस तय करने को रेगुलेट करना है। जस्टिस PS नरसिम्हा और आलोक आराधे की बेंच ने कहा था कि हालांकि यह कानून लोगों की भलाई के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे चल रहे एकेडमिक सेशन के बीच में लागू करने से स्कूलों को काफी प्रैक्टिकल और फाइनेंशियली दिक्कतें हो सकती हैं। बेंच ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू से कहा, हम इस कानून के पूरी तरह से पक्ष में हैं, लेकिन इसे लागू करने का मौजूदा तरीका सही नहीं है। यह एक बहुत अच्छे मकसद के लिए बनाया गया एक आदर्श कानून है, लेकिन इसे सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए। बता दें कि इस नए कानून के तहत दिल्ली के स्कूल मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। इस कानून के दायरे में दिल्ली के 1500 से ज्यादा निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल आ चुके हैं। कानून में माता पिता को ये हक होगा कि वे स्कूल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की मांग कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिवार अदालत चित्रकूट द्वारा पति से तलाक लिए बगैर दूसरे पति के साथ रहने वाली कथित पत्नी को गुजारा भत्ता देने के आदेश के अमल पर रोक लगा दी है और विपक्षी कथित पत्नी व बच्ची को नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने संतोष कुमार की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता जयदीप त्रिपाठी व अजय कुमार पांडे ने बहस की। इनका कहना था कि विपक्षी रन्नो उसकी वैध पत्नी नहीं है, इसलिए उनके पक्ष में परिवार अदालत का गुजारा भत्ता देने का आदेश विधि विरुद्ध है। विपक्षी की शादी शारदा प्रसाद से हुई थी, उससे कोर्ट के जरिए तलाक नहीं लिया गया और याची के साथ बतौर पत्नी रहने लगी। उसने धारा 125C RPC में परिवार अदालत में अर्जी दी, जिस पर प्रधान न्यायाधीश ने विपक्षी पत्नी को 2000 व बच्ची को 1000 रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया, जिसे चुनौती दी गई।
कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और प्रधान न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाते हुए विपक्षियों से याचिका पर जवाब मांगा है। दिल्ली में नाइट शेल्टर में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर आए दिन तमाम तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। अब नई दिल्ली हाई कोर्ट ने इन खबरों का संज्ञान लेते हुए सुनवाई की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को हीट वेव और कोल्ड वेव को लेकर नाइट शेल्टर होम्स में सुविधाओं के लिए शॉर्ट टर्म प्लान तैयार करने को कहा। साथ ही दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को नाइट शेल्टर होम में व्हीलचेयर भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने एम्स, लेडी होर्डिंग और आरएमएल अस्पताल के नाइट शेल्टर में उपलब्ध बेड पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया। वहीं नाइट शेल्टर होम को लेकर एम्स ने भी स्टेटस रिपोर्ट के बारे में बताया कि कैंपस के आसपास के नाइट शेल्टर्स में अतिरिक्त बेड लगाए गए और एक नया नाइट शेल्टर बनाया गया है। मरीजों में खाने पीने, बिजली की व्यवस्था की गई है और जगहों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने नाइट शेल्टर को लेकर बनाए गए प्लान को मई, जून, जुलाई, अगस्त तक लागू किए जाने का आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को तय कर दी है। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के लिए गठित बंथिया आयोग की साल 2022 की रिपोर्ट और उससे जुड़े सभी फैसलों को रद्द करने की मांग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जहां सुनवाई के बाद सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। दरअसल यूथ फॉर इक्वलिटी फाउंडेशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट राज्य सरकार को निर्देश दे कि वो सभी स्थानीय निकायों में राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए नया आयोग गठित करे जो ठोस आंकड़ों के आधार पर काम करे। फिलहाल मामले की सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.